एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम लोग टेंस पढ़ेंगे और टेंस में इसका पार्ट फर्स्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसमें हम लोग ये जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है, टेंस क्या होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। टेंस टेंस क्या होता है? जब हम लोग बेसिकली बात करते हैं, अपने प्लान्स बताते हैं या साधारण रूप से कोई भी बात करते हैं, तो 3 प्रकार से करते हैं। या तो हम वर्तमान समय में बात कर रहे होते हैं, वर्तमान समय की बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं जाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं खा चुका हूँ। या हम पास्ट टेंस में या पिछले समय की बात करते हैं, जो समय बीत चुका है उस समय की बात करते हैं, या हम आगे आने वाले समय की बात करते हैं। तो इसी आधार पर टेंस का विभाजन हुआ है। तो टेंस होते हैं 3 प्रकार के। पहला प्रेजेंट टेंस जो वर्तमान समय को शो करता है। दूसरा है पास्ट टेंस जो गुजरे हुए समय के बारे में बताता है, उसके बारे में बात करता है। फ्यूचर टेंस जो आगे आने वाले समय के बारे में बात करता है। तो इन 3 टेंस को विभाजित किया गया है 4 पार्ट्स में। तो इस प्रकार से आपके पास टोटल 12 टेंस होते हैं। मेन टेंस है आपके प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। हर एक टेंस को 4 भागों में बांटा गया है, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगला पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस के भी 4 पार्ट हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। तो आज हम लोग बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ये देखते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस प्रकार के सेंटेंस होते हैं। इस टेंस में प्रयुक्त होने वाले वाक्य में प्राकृतिक घटना, सर्वव्यापी सत्य तथा आदत प्रकट करने वाले कार्य होते हैं। प्राकृतिक घटना जैसे सूरज उगता है, पूरब में उगता है, हवा चलती है, इस प्रकार की जो प्राकृतिक घटना है। सर्वव्यापी सत्य क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ, जो हमेशा सही रहने वाले वाक्य हों। तीसरा है आदत प्रकट करने वाले वाक्य, जो काम लगातार बार बार किया जाए, जैसे कुत्ते भौंकते हैं, कुत्ते अजनबियों पे भौंकते हैं। तो ये जो वाक्य हैं ये आदत को प्रकट करते हैं, और इन वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। तो देखते हैं इनकी पहचान क्या होती है। जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आए, वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के वाक्य। जैसे उदाहरण लेते हैं कुछ। राम जाता है, तो इसमें लास्ट में दिया हुआ ता है। सीता गाती है, तो ती है। वे नाचते हैं, ते हैं। तो ये आपकी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, इस प्रकार के जो सेंटेंस आए वो आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में होंगे। अब इसका हम लोग ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखते हैं, किस प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों को बनाया जाता है। तो सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव या अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब जो आपका वर्ब का मेन रूप होता है। फिर है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस भी जोड़ते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट, प्लस अगर कोई अदर वर्ड है तो वो लिखेंगे, अगर नहीं है तो नहीं लिखेंगे। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ में कैसे लिखते हैं और उनके साथ में एस या ईएस कब जोड़ते हैं,
तो ये देखते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई, वी, यू तथा अन्य जो भी प्लूरल सब्जेक्ट आए उनके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। लेकिन वर्ब के साथ में एस या ईएस कब जोड़ते हैं? जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्रॉपर नाउन दिया हो, किसी का नाम दिया हो, जैसे सीता, गीता, राम, श्याम, इस प्रकार से, या सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट के दिए हों, तो हमें एस या ईएस को जोड़ने की ज़रूरत पड़ती है। अब जब सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो वर्ब में हमें एस या ईएस जोड़नी पड़ती है। तो वो किस वर्ब में हम एस जोड़ते हैं, किस वर्ब में हम ईएस जोड़ते हैं, तो ये भी देख लेते हैं। जब हमारे वर्ब के लास्ट में एस, एक्स, ओ, सी एच या एस एच आता है तो उस वर्ब में ईएस जोड़ना पड़ता है। बाकी जितने भी वर्ब्स होंगे उनमें हमें केवल एस ही जोड़ना पड़ता है। जैसे हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, PASS, पास, तो इसमें लास्ट में आया है एस, तो इसीलिए इसमें जोड़ना पड़ेगा ईएस, तो हो जाएगा पासेस। मिक्स में आया है एक्स, तो इसमें ईएस जोड़कर मिक्सेस। पुश में SH, तो इसमें भी ईएस जोड़ा जाएगा, हो गया पुसेस। दूसरे वर्ब्स में सिंपली एस जोड़ते हैं, जैसे स्लीप में स्लीप्स, एस जोड़ के स्लीप्स हो गया। अब इसके हम कुछ सेंटेंस देखते हैं, उदाहरणों को देखते हैं कुछ। जैसे तुम तुतलाते हो, तो तुम यहाँ पर यू, ये प्लूरल में आता है, यू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज किया जाता है, इसमें एस या ईएस को नहीं लगाते हैं। तो यू स्टैमर, स्टैमर मीन्स तुतलाना होता है। नेक्स्ट है वह अपने पौधों को पानी देता है। अब वह यहाँ पर है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर हम वर्ब के साथ में एस या ईएस को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले होता है सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो वह ही वाटर्स हिज प्लांट्स, ही के साथ में वाटर मीन्स होता है पौधों को पानी देना, तो वाटर्स एस जुड़ेगा। अब लास्ट में है आर, तो आर आने पर हम एस को ही जोड़कर बनाएंगे वर्ब। नेक्स्ट है रोहन गाता है, तो रोहन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो रोहन सिंग्स अ सॉन्ग, रोहन गाना गाता है, तो रोहन सिंग्स अ सॉन्ग। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, तो रोहन सब्जेक्ट है, सिंग्स वर्ब है और ऑब्जेक्ट सॉन्ग, अ सॉन्ग। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, अब आई के साथ में वर्ब की मेन फॉर्म ही आती है, तो आई रीड अ बुक, इसमें हम एस या ईएस का यूज नहीं करते हैं आई के साथ में। ओके, इसके अब देखते हैं कि निगेटिव सेंटेंस को किस प्रकार से बनाते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, अब इसमें सब्जेक्ट होता है, फिर डू या डज होता है, फिर नॉट का यूज किया जाता है। अब चूंकि नॉट का यूज हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ में होता है, लेकिन हमारे पास इसमें इस प्रकार के सेंटेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारे पास कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब को इम्पोर्ट किया जाता है, तो डू या डज का यूज किया जाता है, उसके साथ में नॉट का यूज किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर एस या ईएस नहीं लगाया जाएगा क्योंकि डू या डज में वो शामिल हो चुका है। डज का जब हम यूज करते हैं, जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में हम डज का इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें हम ईएस जोड़ देते हैं। प्लस ऑब्जेक्ट अगर दूसरा वर्ड है तो उसका यूज किया जाता है। डू प्लूरल के साथ में, जो प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ में डू का यूज करते हैं, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब अगर निगेटिव में नेवर आ जाए
तो नेवर होने पर किस प्रकार का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब इसमें नेवर के साथ में हम डू या डज का यूज नहीं करते हैं, इसीलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस को जोड़ देते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। आइए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। तुम उबासी नहीं लेते हो, तो यू डू नॉट यॉन। यॉन मीन्स उबासी लेना या जम्हाई लेना। नेक्स्ट है, वह लॉन की घास को छोटा नहीं करता है, तो ही डज नॉट मोw द लॉन। मोw द लॉन मीन्स घास, लॉन की घास को छोटा करना। मोw मीन्स होता है घास को काटना। अब देखिए ही के मतलब ही या सब्जेक्ट के साथ में तुरंत डू या डज का यूज हुआ है। हेल्पिंग वर्ब के साथ में ही नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। तो ही डज नॉट मोw द लॉन, ऊपर है यू डू नॉट यॉन, तो यू सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, उसके तुरंत बाद नॉट, फिर वर्ब। ओके, नेक्स्ट है, तुम नहीं तुतलाते हो, तो तुतलाना होता है स्टैमर, तो यू डू नॉट स्टैमर। यू सब्जेक्ट के साथ में डू का यूज करते हैं। वह स्कूल कभी नहीं जाता है, कभी नहीं की मीनिंग होती है नेवर, तो ही नेवर गोज टू स्कूल। अब देखिए ही यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए ही के साथ में हम गो नहीं लगाएंगे बल्कि गोज लगाएंगे, ईएस जोड़ कर ही वर्ब का यूज करेंगे। अब यहाँ पे नेवर आया तो नेवर के साथ में तो हम डू या डज का यूज कर नहीं सकते हैं, इसलिए ही नेवर गोज टू स्कूल। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस को देखते हैं। अगर केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो डू या डज को हम सबसे पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव भी है और साथ में निगेटिव भी है तो किस प्रकार से बनाते हैं? पहले डू या डज, फिर सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के साथ ही नॉट का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज, फिर ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या वह परफ्यूम लगाता है? परफ्यूम लगाना मीन्स होता है वियर परफ्यूम। परफ्यूम जब हम बॉटल लेकर ऐसे उड़ेल के लगाते हैं, अपने ऊपर परफ्यूम डालते हैं बॉडी पे, तो उसे वियर द परफ्यूम बोलते हैं, वियर परफ्यूम बोलते हैं। और अगर हम उसको बॉडी के कुछ पॉइंट्स पे लगाते हैं, जैसे कान के पीछे, अपने नस पे, हाँ कलाई की, तो वहाँ पर अप्लाई का यूज किया जाता है। तो डज ही वियर परफ्यूम, डज ही के साथ में डज का यूज होगा क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में डज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले डज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वियर परफ्यूम। नेक्स्ट है, क्या वह तुम्हें नहीं समझाता है? तो समझाना होता है मेक समबडी अंडरस्टैंड, किसी को समझाना, मेक समबडी अंडरस्टैंड। तो डज ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। अब ये निगेटिव का भी सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। तो डज, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के तुरंत बाद में नॉट का यूज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यू अंडरस्टैंड। तो डज ही नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। इसमें कुछ वर्ड्स की मीनिंग ऐसी दी हुई है जो आपके रेगुलर में भी यूज आ सकती है, तो उन मीनिंग्स पे ध्यान दीजिएगा। मेक यू अंडरस्टैंड मीन्स किसी को मतलब तुम्हें समझाना, और किसी को समझाना तो जिसे भी समझाने के लिए हो तो मेक समबडी, समबडी की जगह पर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद अंडरस्टैंड, तो मेक समबडी अंडरस्टैंड। ओके, अगला है इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। अब ये वाला इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड, वो इंट्रोगेटिव था आपका जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला है इंट्रोगेटिव। अगर किसी प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में दिया जा सकता है तो उसको हम हेल्पिंग वर्ब से बनाते हैं।
और अगर किसी प्रश्न का जवाब हाँ या नहीं में नहीं दिया जा सकता है, पूरा पूरा उसका जवाब हमें लिखना पड़े, तो वो होते हैं क्वेश्चन वर्ड वाले सेंटेंस। देखते हैं इसको। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड या जिसे हम WH वर्ड भी कहते हैं, तो सबसे पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड प्लस डू या डज सब्जेक्ट के अनुसार, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव भी है साथ में तो नॉट, अगर नहीं है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। तुम खाना चप चप करके क्यों खाते हो? चप चप करके खाना होता है चॉम्प द फूड। तो वाई डू यू चॉम्प द फूड? वाई आपका क्वेश्चन वर्ड या WH वर्ड, फिर उसके बाद में आपकी हेल्पिंग वर्ब, जो यू सब्जेक्ट है तो यू के साथ में डू हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो वाई डू यू चॉम्प द फूड? चॉम्प द फूड मीन्स खाना चप चप करके खाना। नेक्स्ट है तुम खाना चप चप करके क्यों नहीं खाते हो? इसी को हम अगर नहीं में या निगेटिव में बनाएं तो वाई डू यू नॉट चॉम्प द फूड? अब हमें नॉट का यूज करना है, तो हमने तुरंत सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज किया है। वाई डू यू नॉट चॉम्प द फूड? वह कैसे छींकता है? कैसे छींकता है? तो छींकना होता है स्नीज। स्नीज मीन्स छींकना। तो हाउ डज ही स्नीज? अब हाउ आपका WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड, उसके साथ में हेल्पिंग वर्ब, तो ही सब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब डज आएगी, तो डज ही स्नीज। नेक्स्ट है तुम्हें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? तो हु टीचेज यू इंग्लिश? यहाँ पर हु या कौन ये सब्जेक्ट का कार्य कर रहे हैं, और अगर शब्द कौन या हु कर्ता का कार्य कर रहे हों तो पहले प्रश्न सूचक शब्द या हु का यूज करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। यहाँ पर हम डू या डज का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हाउ मच कितना, हाउ मेनी कितने, हुज किसका, विच ये शब्द का यूज हो, तो यहाँ पर हम उनके साथ में रिलेटेड नाउन्स का भी साथ में ही प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं इसके कुछ उदाहरण। तुम कितने मील प्रतिदिन टहलते हो? तो कितने ये हो गया प्रश्न सूचक शब्द, और मील इसका नाउन, तो कितने मील की अंग्रेजी हम साथ में ही लिखेंगे। तो हाउ मेनी माइल्स डू यू वॉक डेली? हाउ मेनी माइल्स ये एक साथ में आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज, फिर सब्जेक्ट वॉक डेली, सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है उसकी बहन कौन सी पुस्तक पढ़ती है? तो कौन सी पुस्तक, कौन सी, विच, और विच के साथ में उसका नाउन पुस्तक, तो कौन सी पुस्तक की इंग्लिश हम पहले लिखेंगे। तो विच बुक डज हिज सिस्टर रीड? तो डज यहाँ पर हिज सिस्टर के अकॉर्डिंग आया है। हिज सिस्टर सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसी के लिए डज का यूज हुआ है। नेक्स्ट है वह कितना दूध पीता है? कितना दूध, तो हाउ मच मिल्क, तो हाउ मच मिल्क डज ही ड्रिंक? ही के अकॉर्डिंग डज। स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। इसका नेक्स्ट टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट आप नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करते हैं आपको ये आज का हमारा टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।